सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊँगा 3। इससे पहले मैं आपको टॉपिक फर्स्ट और सेकंड पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे इस टॉपिक 3 को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है खाद। तो बच्चों, जो अपना RS स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल है, मैं आपको इस पर फसल उत्पादन का सिलेबस सबसे आपको बेस्ट पढ़ाऊँगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टॉपिक का नाम खाद है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानकारी आपको होना चाहिए कि खाद किसे कहते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिया है कि खाद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। जल के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ जो भूमि में मिलाने पर उसके उर्वरता में सुधार करते हैं, उसे ही खाद कहते हैं। तो बच्चों, जो जल के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ होते हैं जल को छोड़कर, तो जिसको अपन भूमि में मिला देंगे और उसमें उर्वरता में सुधार होगा, उसकी अपन खाद कहेंगे। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर जैविक खाद किसे कहते हैं। तो जैविक खाद देखते हैं यहाँ पर बच्चों। ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थों जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, उसे ही जैविक खाद कहते हैं। तो जो सड़े गले अपने जैविक पदार्थ होते हैं उसको ही भूमि में मिलाएंगे और जिससे फिर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, तो उसे अपन जैविक खाद कहेंगे। यहाँ पर चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर बच्चे इस खाद को देखते हैं। तो खाद का वर्गीकरण निम्न है। नंबर 1 गोबर की खाद, नंबर 2 हरी खाद, नंबर 3 केंचुई खाद, नंबर 4 ऊन की खाद। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5 क्या है वो। नंबर 5 देखते हैं यहाँ पर मांस की खाद। यहाँ पर जो अपने खाद का वर्गीकरण था वो मैंने कर दिया, आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है खाद देने के उद्देश्य लिखिए। तो खाद देने के उद्देश्य निम्न हैं। यहाँ पर नंबर 1 देखते हैं। पौधों को अधिक से अधिक एवं संतुलित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धि कराना। नंबर 2 देखते हैं यहाँ पर फसलों का उत्पादन बढ़ाकर अधिक लाभ प्राप्त करना। नंबर 3 देखते हैं भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखना। तो बच्चों, मैं आपको इस फसल उत्पादन पार्ट 3 खाद को पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैं जितने क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाऊँगा वो आप विशेष याद कर लेना, क्योंकि इन क्वेश्चनों से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल सरल तरीक़ा से इन क्वेश्चनों के आपको आंसर दे रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर चलिए देरी ना करते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे इसमें खाद में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि खाद का प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है, लेकिन जो अपना उर्वरक होता है इसका प्रभाव तत्कालिक होता है। अब नंबर 2 देखते हैं। खाद को घर पर ही बनाया जाता है, लेकिन जबकि जो उर्वरक होता है उसे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो खाद जैसे गोबर का और ये उर्वरक है जो अपनी फैक्ट्री में बनाया जाएगा। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 3 में खाद में पौधों की संतुलित वृद्धि होती है। तो खाद में पौधों की संतुलित वृद्धि होगी, जबकि उर्वरक में पौधों की संतुलित वृद्धि नहीं होती है। अब यहाँ पर चलिए नंबर 4 देखते हैं। खाद में मृदा की रासायनिक दशा अच्छी हो जाती है, और जबकि जो अपना उर्वरक होता है उर्वरक में मृदा की रासायनिक दशा अच्छी नहीं होती है। और चलिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जीवांश युक्त खाद्य के महत्व लिखिए। तो यहाँ पर इसको देखते हैं। जीवांश युक्त खाद्य के महत्व निम्न हैं। नंबर 1 मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। नंबर 2
यह एक पूर्ण खाद है, इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। नंबर 3 देखते हैं, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ पे नंबर 4 देखते हैं, मृदा के पीएच मान में भी सुधार करता है। तो यहाँ पे बच्चों बढ़ती है, यहाँ पे सही देख लेने से मृदा की जल धारण क्षमता वो बढ़ाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, केंचुआ फसलों के अवशेष, कचरा आदि खाकर जो मल के रूप में मिट्टी को उत्सर्जित करता है, वह ही मिट्टी वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। तो वर्मी कंपोस्ट में क्या लिखना है, जो केंचुआ है वो फसलों के अवशेष, कचरा आदि को खाकर मल के रूप में मिट्टी में मतलब मिला देता है, उत्सर्जित करता है, वही अपना वर्मी कंपोस्ट होगा। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, वर्मी कंपोस्ट के महत्व लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं वर्मी कंपोस्ट के महत्व निम्न हैं। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 1, इसमें मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। तो इसको बच्चे उठा देना है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है। अब इसमें नंबर 2 देखते हैं, इसके प्रयोग से भूमि के लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं मृदा। अब यहाँ पर देखते हैं नंबर 3, गोबर की खाद की तुलना में इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना अधिक होती है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हेडिंग नंबर 4 है, सॉरी। इसके द्वारा शहरी कचरे के ढेर को उपयोगी खाद में बदला जा सकता है, जिससे काफ़ी हद तक पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों जो अपना वर्मी कंपोस्ट के महत्व थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्मी कंपोस्ट के लाभ लिखिए। तो मतलब वर्मी कंपोस्ट से क्या क्या लाभ होते हैं वो देखना है भी। तो वर्मी कंपोस्ट से निम्न लाभ हैं। नंबर 1, इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ती है। नंबर 2, भूमि में भी जल सोखने की भी क्षमता बढ़ती है। नंबर 3, पौधों में रोग कम लगते हैं। नंबर 4 देखना है यहाँ पर, फसलों का उत्पादन भी अधिक होता है। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कृत्रिम गोबर की खाद क्या है। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, यह एक स्थूल जैविक खाद है जो देखने में गोबर की खाद जैसी ही लगती है। इस खाद को पशु के मलमूत्र बिना ही तैयार किया जाता है, जिससे भूसा व अन्य वनस्पति के अवशेषों को सड़ाने के लिए अमोनियम सल्फेट जैसे नाइट्रोजन यौगिकों का घोल तैयार कर प्रयोग किया जाता है। अवशेष समूह जीवाणुओं द्वारा उपयुक्त नमी व ताप की उपस्थिति में सड़ाकर गोबर जैसी कृत्रिम खाद बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कृत्रिम गोबर की खाद क्या है, तो यहाँ पर गोबर की खाद बनाना है। तो यहाँ पर इसमें जो कि बिना गोबर और बिना मलमूत्र लिए ही बिना इसको कृत्रिम गोबर की खाद जैसी यहाँ पे बनाते हैं। तो अमोनियम सल्फेट का घोल ले लेते हैं, उससे यहाँ पे जो अपने भूसा वगैरह है, अन्य वनस्पति के अवशेष हैं, उसको सड़ाने के लिए अमोनियम सल्फेट जैसे नाइट्रिक यौगिक का घोल लेके तैयार कर लेते हैं। फिर अपने जो अपना कृत्रिम गोबर है वही अपना यहाँ पे तैयार हो जाता है बनकर। तो यहाँ पर हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोबर खाद, कंपोस्ट खाद एवं केंचुए की खाद की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर ये तीनों खादों के बारे में बताना है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर पहला ही देखते हैं कि गोबर खाद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर इसको देखते हैं, पशुओं का गोबर और मूत्र, पशुपालन का कूड़ा तथा पशुओं द्वारा छोड़ा गया भूसा, चारा, घास आदि जैविक पदार्थों से गड्ढे में भरकर तैयार की गई खाद गोबर खाद कहलाती है। तो जो पशुओं का गोबर है, मूत्र है, उसको मतलब पूरे को इकट्ठा करके गड्ढे में पैक कर दिया जाता है, उसे अपन गोबर घास खाद कैसे हैं। तो यहाँ पर दूसरा देखते हैं, कंपोस्ट खाद किसे कहते हैं।
तो कंपोस्ट खाद देखते हैं पौधों के अवशेष पदार्थों, घास फूस, कचरा, पशुओं के गोबर तथा मनुष्यों के मलमूत्र आदि पदार्थों को सड़ाकर जो खाद बनाई जाती है उसे एक कंपोस्ट खाद कहते हैं। और इस तरह की खाद तैयार करने की विधि को कंपोस्ट बनाना कहते हैं। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। यहाँ पर जो अपनी भाषाएं पूछी गई वो यहाँ पर गोबर खाद, कंपोस्ट खाद और केंचुई खाद। तो यहाँ पर लास्ट अपने केंचुई खाद बच रही तो उसे भी पढ़ते हैं। यहाँ पर केंचुई खाद कैसे कहते हैं तो यहाँ पर देखते हैं केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नाड़े पर कंपोस्ट विधि बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है। तो नाड़े पर कंपोस्ट विधि बनाने के लिए निम्न आवश्यक सामग्री होती है। नंबर 1, यहाँ पर इसको नंबर 1 देखते हैं। खेत खलिहान मवेशी के स्थानों से प्राप्त कचरा, पैरा, घास फूस, पत्तियाँ, छिलके, गाजर घास के पौधे लगभग 13 से 15 क्विंटल होने चाहिए। अब यहाँ पर नंबर 2 देखते हैं 80 से 100 किलोग्राम गोबर। अब यहाँ पर नंबर 3 देखते हैं सूखी भुरभुरी छनी हुई मिट्टी करीब 1 से 2 टन। अब यहाँ पर बच्चों आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 टन में कितना होता है। तो 1 टन में 10 क्विंटल होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हेडिंग नंबर 4 देखते हैं। पानी की मात्रा मौसम के अनुसार 1500 से 2000 लीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हरी खाद फसल की विशेषताएं लिखिए। तो हरी खाद की यहाँ पर अपने विशेषता देखना है। हरी खाद फसल की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 देखते हैं फसल शीघ्र बढ़ने वाली तथा शीघ्र उगने वाली होनी चाहिए। नंबर 2 भूमि में फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हों। नंबर 3 फसल के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता है। यहाँ पे नंबर 4 देखते हैं फसल का बीज आसानी से मिलने वाला व सस्ता हो। अब यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हरी खाद के लाभ लिखिए। तो यहाँ पे हरी खाद के लाभ निम्न हैं। नंबर 1 देखते हैं हरी खाद से भूमि को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नंबर 2 हरी खाद के प्रयोग से भूमि की संरचना में सुधार होता है। नंबर 3 देखते हैं यहाँ पर जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। और नंबर 4 हरी खाद से खरपतवार का नियंत्रण होता है। तो बच्चों अभी तक आपने अपना आर्ट्स स्टडी पॉइंट 10 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप पहले सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 शहरी कूड़ा करकट से कंपोस्ट तैयार करने की विधि लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं जो शहरी अपना कूड़ा करकट होता है उससे मतलब कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। तो यहाँ पर चलिए बताता हूँ मैं अभी आपको। तो यहाँ पे देखते हैं 2 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में 20 सेंटीमीटर कचरे की परत बिछाते हैं और उसके ऊपर मल के 7 से 8 सेंटीमीटर परत बिछाते हैं। कचरे और मल को एक के ऊपर एक रखते हुए ज़मीन से प्राय 1 फुट ऊंचा ढेर कर लेते हैं। सबसे ऊपर कचरे की 20 से 25 सेंटीमीटर मोटी परत रखते हैं और इसके बाद खाई को 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी भुरभुरी मिट्टी की परत से ढक लेते हैं या फिर ढक देते हैं। इससे कचरा और मन दोनों विच्छेद हो जाते हैं। 4 महीने बाद कंपोस्ट खेतों में डालने के योग्य हो जाता है। सामान्य गोबर की खाद से अधिक पोषक तत्वों वाला होता है।
तो बच्चों जो अपना टॉपिक था खाद वो मैंने आपको आज क्लियर करा दिया है। और आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।